नमस्कार सभी को। अभी तक तो आपने सुन लिया होगा कि नीति आयोग के चेयरपर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि भारत अब ऑफिशियली जापान को पीछे छोड़ के फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है दुनिया की। लेकिन इसके बाद आईएमएफ की रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि ये बस अनुमान है, हो सकता है साल के अंत तक बहुत ज्यादा चांस है कि हम जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ दें, लेकिन अभी ये नहीं हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने थोड़ी जल्दीबाजी कर दी खबर बताने में, पर कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो जाता है। पर असल मुद्दा ये नहीं है कि हम जीडीपी में जापान को पीछे छोड़ चुके हैं या नहीं। असल बात यह है कि जीडीपी का आंकड़ा भले हमारा जापान से बड़ा हो जाए, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में जापान हमसे 15 गुना आगे है। हमारी जनसंख्या और क्षेत्रफल जापान से कहीं ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है टोटल जीडीपी में आज नहीं तो कल हमें जापान से आगे निकलना ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम बन जा रहे हैं या मान लो बन ही गए हैं, तो इससे आम आदमी की जेब में क्या बढ़ गया। एक तरफ अडानी अंबानी जैसे लोग हैं जो करोड़ों कमा रहे हैं, दूसरी तरफ एक आम इंसान है जो 12-15 हज़ार में महीने का गुजारा करता है। एक तरफ जहां बड़े बड़े लोगों के लोन माफ हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ छोटे व्यापारी और किसान कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। उसमें से हजारों परिवार आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या भी करते हैं। किसानों की आत्महत्या का सिलसिला कभी आपने रुकते देखा? और अगर आप टॉप 10% अमीरों को हटा दो ना, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय शायद 4,000 रुपए से भी कम हो जाए। घर में लोगों को खरीदने के लिए अनाज के पैसे नहीं है। 80 करोड़ लोगों का गुजारा अगर सरकारी अनाज पे हो रहा है, तो ऐसे में अगर हमने फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन भी ली तो क्या फर्क पड़ा। प्राइवेट स्कूलों में अब बच्चों का दाखिला कराना मुश्किल हो रहा है क्योंकि फीस बढ़ती जा रही है, आमदनी वहीं की वहीं रुकी हुई है। कोविड के नए केस बढ़ने लगे, लेकिन हॉस्पिटल की हालत कैसी है? बिल्कुल वैसी जैसे कोविड से पहले थी। पैसे वालों का तो इलाज हो भी जाएगा, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा? अब इन सब के बीच सरकार का फोकस अगर आप देखो तो वो बस रोड शो और प्रचार में है। गुजरात में रोड शो हुआ, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को बुलाया गया फूल बरसाने के लिए। अब इस पॉलिटिकल स्टैंड की क्या जरूरत थी, ये तो भगवान ही जाने। सेना के नाम पे, शहीदों के नाम पे ऐसी राजनीति करना कहाँ तक सही है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दो। ऐसे पॉलिटिकल स्टैंड से होता क्या है कि जो मेन सवाल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पीछे रह जाती है। जैसे पुलवामा में आरडीएक्स कहाँ से आया आज तक नहीं पता चला। वेस्टर्न घाटी में जो 4 आतंकवादी थे वो अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। इस पे कोई बात भी नहीं कर रहा है। और याद है आपको चुनाव के टाइम पे पीओके लेने के दावे, 6 महीने में पीओके लेने की बात करने वाले 4 दिन की लड़ाई के बाद सीज फायर क्यों कर लेते हैं, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीमा पर रहने वाले लोग और हमारी सेना हर दिन अपनी जान को जोखिम में डालती है। 1971 में जब पाकिस्तान ने सेलिंग की थी तो तब की सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया था। और अब जो पुंछ और रजौरी में सेलिंग हुई है, जिसमें लोगों की जानें गई हैं, लोगों के घर तबाह हो गए, अब इनको मुआवजा मिलेगा या नहीं, ये सारे सवाल तो उस पॉलिटिकल स्टंट में दब जाएंगे। मणिपुर में 2 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां पे सरकार का ध्यान ही नहीं है। विपक्ष के नेता पहुंच जाते हैं, वो मणिपुर भी जाते हैं, सेलिंग के बीच में जम्मू कश्मीर भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन सरकार को लोगों से मिलने का वक्त नहीं है क्योंकि सरकार तो चुनावी रैलियों में व्यस्त है। दोस्तों, देशभक्ति का ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? तिरंगा यात्रा में तिरंगा नहीं है, भगवा झंडे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टरों में शहीदों की तस्वीरें नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल नेताओं की फोटो है। अग्निवीर शहीद हो रहे हैं, उन्हें शहीद का दर्जा मिलेगा भी या नहीं, इस पे कोई जवाबदेही नहीं है। वैसे अभी के लिए मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर किसकी तस्वीर होनी चाहिए, शहीदों की या पॉलिटिकल नेताओं की? कमेंट बॉक्स में बताओ।